First topic is breakdown of the Mughal Empire. Breakdown of the Mughal Empire. The breakdown started in 1700 after. Breakdown started after 1707. देखिए, breakdown started after 1707 when Aurangzeb died. Aurangzeb died. Next emperor was Bahadur Shah. First, in his time, peace was established. बहुत मोटी मोटी लाइन लिखवाऊंगा, एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा फालतू दे रखा है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. पीस वॉज एस्टेब्लिश विद द मराठास. पीस विद मराठास. राजपूत्स, जाट्स, Sahu was recognized. मराठों पे आ जाते हैं. Sahu was recognized as a Chhatrapati of Satara. Sahu was recognized as Chhatrapati of Satara, but there emerged a second line of the Maratha rule. There emerged a second line of the Maratha rule from Kolhapur. कोल्हापुर में अब मराठों की दो ब्रांचेज बन गई. साहू तो सतारा से रूल करता था और दूसरी लाइन थी कोल्हापुर में. थोड़ा सा समझ लीजिए इसे. तो हुआ ये कि जो औरंगजेब था ना, औरंगजेब ने 1689 में मराठों पर हमला किया और जो संभाजी था, शिवाजी के बेटे थे, उनको पकड़ के मार दिया. आफ्टर दैट शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम को बनाया गया छत्रपति. मराठों में राजा को क्या कहते हैं? छत्रपति. शिवाजी भी छत्रपति थे. तो सबसे पहले संभाजी को मार दिया. तो फिर 1689 में दूसरे बेटे आ गए. कौन से? राजा राम. तो राजा राम के नेतृत्व में मराठों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी. कौन सी लड़ाई? आजादी की लड़ाई. किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ. मुगल औरंगजेब. और ये छापामार लड़ाई थी. मुगल सेना ने पूरा क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, बट मराठास put up the tactics of hit and run, मारो और भागो. and then Maratha to some extent succeeded. वो बड़ी सेना थी मुगलों की, उनके सामने छोटे सेना वाले मराठे टिक नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने
छापामार युद्ध पद्धति अपनाई और लाइट चली गई, ठीक है। तो इससे ये हुआ कि मराठों ने मुगलों की नाक में दम कर दिया। तो जब राजा राम की भी डेथ हो गई 1700 में, तो फिर जो राजा राम की जो वाइफ थी ताराबाई, उसने संघर्ष किया 7 साल तक औरंगजेब की डेथ तक। तो 2 कंटेंडर आ गए, शिवाजी के बड़े बेटे का बेटा था साहू और एक राजा राम का बेटा था शिवाजी सेकंड, ठीक है। तो साहू को मुगलों ने कैद में से छोड़ दिया, तो साहू और ताराबाई के बीच में गृह युद्ध हुआ। उसमें साहू सक्सेसफुल हो गया, ताराबाई नाराज होकर कोल्हापुर चली गई। तो देयर इमर्ज्ड 2 ब्रांचेज ऑफ द मराठा रूल, एक तो कोल्हापुर ब्रांच और एक सतारा ब्रांच। सतारा में उनकी मेन ब्रांच थी, सतारा वाज द मेन ब्रांच विद साहू एज द छत्रपति। कोल्हापुर में ताराबाई ने अपने बेटे को गद्दी पर बिठा के उसको बनाए रखा और काफी लंबे समय तक उसने शासन किया, ठीक है। तो मराठों के साथ इनका संपर्क हो गया। सेकंड, दूसरा है कौन से, इसमें कौन सा पॉइंट था, राजपूत। हाँ, तो मुगल्स मेड पीस विद सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड, who was the king of सवाई SAWI, सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड, इसे जयसिंह सेकंड भी कह देते हैं। इस सवाई की इसे टाइटल दिया गया था, सवाई का मतलब 1¼ आगे जो सवाया हो हर चीज पे, सवाई जयसिंह और जयसिंह सेकंड, ठीक है। तो ये सब मुगलों के अधिकारी थे, बीच में मनमुटाव हो गया था, इनके साथ भी संधि कर ली। एंड ही वॉज गिवन ए हाई ऑफिस इन द मुगल स्टेट, ठीक। अच्छा, द पीस वॉज ऑल्सो मेड विद द महाराजा ऑफ जोधपुर अजीत सिंह। महाराजा ऑफ जोधपुर अजीत सिंह के साथ भी संधि कर ली गई, यानी अजीत सिंह को जोधपुर का महाराजा मान लिया गया। जोधपुर में भी एक स्वाधीनता संग्राम चल रहा था 1681 से ही। जिस समय औरंगजेब की सेनाएं दक्कन में घुसी मराठों को हराने के लिए, उसी समय जोधपुर राज्य के साथ औरंगजेब का संबंध खराब हो गया। वो कैसे हुआ? उसमें यह हुआ कि जो जोधपुर, ये फिर कैसे आएगा, हाँ बोला, हाँ आवाज दे दो। ये इन्वर्टर की लाइट है शायद, हाँ। तो मैंने आपको बताया कि जो मुगल थे उनके उसमें राज्य में शासन में अकबर के समय से ही राजपूतों को शामिल कर दिया था। राजपूत वर गिवन वेरी हाई ऑफिसेस, जागीर्स, और उन्होंने वफादारी से मुगलों की खूब सेवा की। औरंगजेब की थोड़ी सी पॉलिसी अलग तरह की थी। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे, मुगलों के बहुत बड़े ऑफिसर थे। ही डाइड इन अफगानिस्तान फाइटिंग अगेंस्ट द ट्राइबल्स। जब उनकी डेथ हो गई तो उनकी दोनों विधवाओं को आगरा में औरंगजेब ले आया। एक विधवा ने अजीत सिंह को जन्म दिया। वन विडो गेव बर्थ टू अजीत सिंह आफ्टर द डेथ ऑफ जसवंत सिंह। रास्ते में ही जन्म हुआ अफगानिस्तान से लाते समय, और औरंगजेब ने दोनों विधवाओं को और अजीत सिंह को वहीं पे कैद कर लिया आगरा के किले पे। जोधपुर का जो राजघराना था माना हुआ था,
जोधपुर बिल्ट इट्स रेपुटेशन। जोधपुर ने बहुत बड़े समय से अपनी रेपुटेशन बनाई थी। ये राठौड़ थे, दे वर ऑल राठौड़ राजपूत। तो राठौड़ों को लगा भाई ये तो बड़ा ह्यूमिलिएटिंग है, तो देयर वॉज ए राठौड़ लीडर, उसका नाम था दुर्गादास। दुर्गादास एंड अदर राजपूत लीडर्स दे रेडेड आगरा और दोनों विधवाओं को और अजीत सिंह को छुड़ाकर वहां से निकालकर जोधपुर ले गए। एंड बेबी अजीत सिंह वॉज सीटेड इन द थ्रोन ऑफ मारवाड़, यानी मारवाड़ की कैपिटल जोधपुर थी। उन्होंने महाराजा डिक्लेयर कर दिया और उसके नाम से यहां पर संघर्ष शुरू हो गया, ठीक है, मुगलों का फिर मारवाड़ रियासत के साथ। क्योंकि अजीत सिंह की जो मदर थी वो अजीत सिंह मदर वॉज एक प्रिंसेस फ्रॉम मेवाड़, मेवाड़ की रानी वो थी, राजकुमारी थी। इसलिए फॉर सम टाइम मेवाड़ ऑल्सो ज्वाइंड इन दिस स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। मेवाड़ ने भी इसमें ज्वाइन कर लिया और ये संघर्ष भी जैसे मराठों के साथ खत्म हुआ औरंगजेब की डेथ के साथ ही, ये संघर्ष भी तभी खत्म हुआ 1707 में। लिख लीजिए, Rajputana and Mughals were also involved, had also been involved. Rajputana and the Mughals had also been involved in a prolonged war, prolonged बहुत लंबे war, prolonged war since 1681. Since 1681 ये नोट किस में आएगा? ये वाला फोर्थ, ये वाला, अच्छा अच्छा। तो इसमें एक पेज है, थोड़ा सा यहां बताना जरूरी है कि जैसे ये आगरा है, ये दिल्ली, ये राजपूताना का इलाका था। जोधपुर को हम यहां मान सकते हैं, थोड़ा सा ऐसे ऐसे बना सकते हैं, इस तरह से जोधपुर ये है। तो हुआ ये था कि पहले राजपूताना में विद्रोह हुआ, राजपूतों ने ये कर दिया विद्रोह। तो औरंगजेब ने शुरू में अपनी सेना भेजी और उसका एक बेटा था शहजादा अकबर, वो वहां पे वो सेना नायक था। लेकिन राजपूतों ने भी मुगलों के साथ रहते रहते थोड़ी चालबाजी सीख गए थे। उन्होंने अकबर को ही तोड़ लिया और अकबर से कहा कि तेरा बाप तो बुढ़ा हो रहा, मरने का नाम नहीं ले रहा, और तेरा नंबर तो बादशाह बनने का आने नहीं देगा। बादशाह बनेगा? बोले यस सर। ऐसा हो सकता है? बोले क्यों नहीं हो सकता। तो उस पर हाथ रख दिया। एंड देन राजपूत और मुगलों की सेना मिल गई। एंड देन इट बिकेम ए वेरी बिग चैलेंज। औरंगजेब खुद यहां गया, उसने फूट डाल दी। औरंगजेब तो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था और उसने फूट डाल दी और अकबर जो था यहां से भागकर यहां पहुंच गया मराठों के दरबार में। ये मराठा क्षेत्र थे और इस समय कौन थे? संभाजी थे। संभाजी, संभाजी वॉज द छत्रपति सिंस द डेथ ऑफ शिवाजी। संभाजी छत्रपति थे। शिवाजी तो मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट थे। अकबर ने कहा सब हमें शरण दीजिए। तो संभाजी ने कहा आइए, मराठा दरबार में आपका स्वागत है। हैड शिवाजी बीन देयर, he would have turned him out and rather he would have captured him and then handed him over to औरंगजेब। शिवाजी तो बहुत समझदार थे, लेकिन संभाजी इतने नहीं थे। संभाजी इनवाइटेड ट्रबल और फिर अकबर का पीछा करते करते, अकबर कौन था? औरंगजेब का बेटा।
अकबर का पीछा करते करते औरंगजेब की पूरी सेना 1681 में डेक्कन में दाखिल हो गई और यहां से ये भी एक स्वाधीनता संघर्ष यहां भी चलता रहा और यहां भी शुरू हो गया। ठीक है, तो ये संघर्ष कब बंद हुए? जब औरंगजेब की डेथ हुई। और क्योंकि बहादुर शाह ने समझ लिया था कि इस संघर्ष से कोई फायदा नहीं है, ये लोग लोकल एलिमेंट्स हैं, ये संघर्ष और भी खिंच सकता है, इसलिए जो दो स्टेट से बड़े उनके साथ उन्होंने अपने संबंध स्थापित कर लिए। दे ज्वाइंड द मुगल सर्विस येट वंस अगेन। अजीत सिंह वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द महाराजा ऑफ जोधपुर। ठीक है, द रिलेशनशिप, आगे लिखी थर्ड, द रिलेशनशिप विद द जाट चीफ Churaman was improved. Jat chief Churaman was improved. Fourth, the relationship with the Sikh power, relationship with the Sikhs of Punjab was not good. Armies were sent against the Sikh leader Banda Bahadur, सिख लीडर बंदा बहादुर, तो उसके खिलाफ एक्शन ली गई। इन हिज टाइम, आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ, अब पॉइंट मत डालिए। इन हिज टाइम द मुगल आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन वॉज येट strong and resilient, but weaknesses were creeping. Weaknesses in the military organization, and Jagir system were keeping. And Jagir system, Jagir, Jagir system were creeping. Bahadur Shah adopted the policy of delaying the decision making. So he was nicknamed as Shah-e-Bekhabar. or heedless king. Heedless king यानी मेरे पास एक ही पेन है और आप लोग सब चाहते हो ये देना लेना, अब एक को दूं तो सब लोग नाराज हो जाएंगे, है तो सबको ही मैं ऐसे बहलाता रहूं, किसी को ना दूं, है अरे भाई मैं देखता हूं करता हूं। तो ही अवॉइडेड द डिसीजन मेकिंग। जैसे मान लो किसी ने मांगा मनसब, मिलिट्री ऑफिस को मनसब कहते थे, किसी ने मांगी जागीर, एक जागीर है उसके 100 ग्राहक हैं, तो बेटर यह है किसी को मत दो। इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पैरालाइज्ड। लिखिए, एज ए रिजल्ट द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज पैरालाइज्ड। It became difficult to keep control over zamindars.
जो टर्म्स हैं इनको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जमींदार्स, JAMINDARS, जमींदार्स ब्रैकेट में लिखिए, दे वर द रेवेन्यू कलेक्टर्स, दे वर द रेवेन्यू, ब्रैकेट में रेवेन्यू कलेक्टर्स ऑन कमीशन बेसिस, ब्रैकेट क्लोज, रेवेन्यू कलेक्टर्स ऑन कमीशन बेसिस। तो it resulted in the ये सब चीजें हैं, this resulted in the deterioration of the financial system, deterioration of the financial system। भाई रेवेन्यू कलेक्शन जब मुश्किल हो गया तो टैक्स कलेक्शन नहीं होने से फाइनेंसेस गड़बड़ाने लगा। ठीक है, जब फाइनेंसेस कमजोर हो गए तो आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कमजोर पड़ गया, तो एक तरह से सारी स्ट्रक्चर पर असर पड़ा। समझ गए, आय कम हो गई और खर्चे बढ़ते चले गए। जागीर जो होता था, एक किसी भी अधिकारी को, मुगल अधिकारी को मनसबदार कहते थे, तो उसको कैश सैलरी नहीं दी जाती थी, उसको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, उसे कहते जागीर। तो जागीरों की संख्या कम हो गई और जागीरों के इच्छुकों की संख्या बढ़ गई, तो इट रिजल्टेड इन ए जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी संकट पैदा हो गया। जागीरों की आय भी घटी, जागीरों की संख्या भी कम हुई और जागीरों को लेकर अधिकारियों आपस में कंपटीशन भी हो गया, और उन अधिकारियों ने मिलकर किसके ऊपर दबाव बनाया? एम्परर के ऊपर, हमें दो हमें दो। प्रेशर ग्रुप्स बन गए। तो अपनी नेग्लिजेंस की वजह से उसने समस्या को टाल तो दिया, लेकिन आगे आने वाले समय में यह समस्या और भी भयंकर रूप लेने वाली थी। तो 65 की एज में वो बने थे और 5 साल 7 से और 12 तक वो रहे और उनकी डेथ हो गई। आफ्टर हिम द नेक्स्ट एम्परर वॉज जहांदार शाह। जहांदार शाह 1712-13। He was wholly unfit and unworthy. He was wholly unfit and unworthy, unfit and unworthy, incapable, और भी कुछ एडजेक्टिव आपको आते हो नेगेटिव वाले लगा दो। करप्ट, इंडाइजेंट, ठीक है, वो बिल्कुल बेकार आदमी था, निकम्मा। और ही वुड, समझ लीजिए, ही वुड कीप हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द डांसर्स, और कभी कभी तो दरबार में डांसर बन के खुद ही डांस करने लगता था। ही केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाल कुंवर, जो चीफ डांसर थी दिल्ली की, उसके प्रभाव में आके, उसके प्रभाव में इतना था कि लाल कुंवर के जो एजेंट थे ना, दलाल, उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए। जागीरों की वैसे ही कमी थी, लाल कुंवर के जो आदमी थे उनको बड़े बड़े ओहदे दे दिए, जागीरें दे दी, और लोग कहते भाई क्या है ये, हैं? एक औरत का रूप धारण करके डांस करने लगता था। सर आप तो बहुत अच्छा डांस करते। इससे रेपुटेशन काफी कम हुई। ये जो था, इसकी जल्दी ही डेथ हो गई। ही डाइड इन द बिगिनिंग ऑफ 1713। लिखिए, ही डाइड इन द बिगिनिंग ऑफ 1713 इन आगरा। इसको एक लड़ाई में हराकर मार दिया गया। ठीक, तो यहां तक स्थिति ये थी, बहादुर शाह तक स्थिति ये थी कि उत्तराधिकार की लड़ाइयां तो चलती थी। शाहजहां की डेथ हुई तो अभी उत्तराधिकार की लड़ाइयां हुई, उससे पहले भी होती थी और अभी भी हो रही थी। अब तक ये होता था कि उत्तराधिकार के लिए जो शहजादे होते थे, राजकुमार, वो गुट बनाते थे
और अधिकारी उसमें अपनी सुविधा के हिसाब से शामिल हो जाते थे। तो इनिशिएटिव वॉज विद द प्रिंसेस एंड ऑफिसर्स ज्वाइन दिस ग्रुप और दैट ग्रुप। जब लड़ाई खत्म हो जाती थी और जो जीत जाता था, बाकी जो ऑफिसर दूसरे पक्ष में थे वो सब फिर राज्य के साथ मिल जाते थे। ये अब तक होता था। बट दिस पैराडाइम, देयर वाज ए वेरी बिग पैराडाइम चेंज। 1712 में इतना बड़ा चेंज आया कि जहांदार शाह वाज बेसिकली प्रमोटेड बाय जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान, जुल्फिकार खान एक बहुत ही योग्य ऑफिसर था। बेसिकली जहांदार शाह को कठपुतली बनाकर और जुल्फिकार खान ने अपना शासन स्थापित कर लिया, उसको नाम के लिए गद्दी पर बिठाया। यहां से एक चीज शुरू हो गई कि द ऑफिसर, एम्बिशियस ऑफिसर, कॉम्पिटेंट ऑफिसर, मैंने बताया ना कि मुगल ऑफिसर इस समय भी बहुत योग्य थे। तो मुगल ऑफिसर्स did not use their ability and talent for grooming the empire interest. They rather use their talent and capacity for grooming their own interest. तो जुल्फिकार खान ने इसको गद्दी पर बिठाया और खुद फायदा उठाया और अपने लोगों को फायदा दिया, अच्छी अच्छी पोजीशन पे अच्छे अच्छे सूबेदारी अपने लोगों को बांट दी। लेकिन फिर जब जुल्फिकार खान ने ऐसा कर लिया तो देन अदर ऑफिसर्स आल्सो ग्रू एम्बिशियस, और फिर उन्हें ये एक इंस्ट्रूमेंट अच्छा मिल गया कि राजकुमारों की कोई कमी नहीं थी, किसी को भी पकड़ लो, बादशाह बनेगा बेटा, हाँ जी बनूंगा। तो गद्दी के लिए कोई ना कोई कठपुतली मिल जाता था और फिर उसको लेके अपना गुट बनाते थे और फिर उसे गद्दी पे बिठा देते थे और पीछे कुर्सी के पीछे खुद अपनी पावर स्थापित कर, नाम उस राजा का होता था, बादशाह का ही होता था। ठीक है। तो जहांदार शाह वॉज डिफीटेड एंड किल्ड बाय फारूक शियार। लिख लीजिए, फारूक शियार 1713 to 1719। फारूक शियार वॉज, मैंने बताया ये वही कठपुतली थे। फारूक शियार वॉज promoted by two Sayyid brothers. Farooq Siyar was promoted by Sayyid brothers, Sayyid brothers जो मुगल ऑफिसर्स थे, and these brothers were Abdullah Khan and Hussain Ali Khan. हुसैन अली खान, ये दोनों भाई थे। इन्होंने शासन और सत्ता पर अपना कंट्रोल कर लिया और फारूक शियार को गद्दी पर बिठा दिया। आई बात समझ में? अब गुट कौन बनाते थे? अधिकारी। सत्ता को एंजॉय कौन करते थे? अधिकारी। और नाम किसका चलता था? एम्पर का। भाई जितने भी फरमान जारी किए, फरमान का मतलब शाही आदेश, वो सब बादशाह की मोहर और सिग्नेचर से जारी होते थे, बट किसके दबाव में होते थे? इनके। ठीक है। फारूक शियार वॉज बेसिकली इनकैपेबल। फारूक शियार वॉज बेसिकली इनकैपेबल एंड नॉट ए ट्रस्टवर्दी मैन। In his time, Sayyid brothers established full control over the government. फास्ट तो नहीं बोल रहा मैं। Established complete control over the government. Elder one, Abdullah Khan became the wazir. Abdullah Khan became the wazir. वजीर का मतलब फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। सबसे ज्यादा शक्तिशाली यही होता था, वजीर। एंड हुसैन अली खान बिकेम मीर बख्शी। मीर बख्शी और आर्मी मिनिस्टर, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज ये दो ही थी।
गवर्नमेंट, हाँ, अब्दुल्ला खान बिकेम द वजीर, अब्दुल्ला खान बिकेम द वजीर और द फाइनेंस मिनिस्टर, while Hussain Ali Khan became मीर बख्शी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मीर बख्शी और आर्मी मिनिस्टर। मीर बख्शी क्या करता था? जो डिफेंस मिनिस्टर करता है। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, सैलरी डिसबर्समेंट, सब कुछ इसी के कंट्रोल में होता था। और उन दिनों में आर्मी सबसे इम्पोर्टेंट होती थी, आर्मी के आधार पर ही सब सत्ता परिवर्तन होते थे, इसीलिए ये दोनों पोस्ट बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो जो भी काम सैयद ब्रदर्स ने किए, जो फारुखसियार के टाइम में हुए, वो सैयद ब्रदर्स ने ही किए वास्तव में। इन हिज टाइम, लिख लीजिए, इन हिज टाइम, किसके? फारुखसियार। इन हिज टाइम द एक्शन वॉज टेकन अगेंस्ट द जाट्स, action was taken against the Jat chief Churaman, Jat chief Churaman, Churaman, further बंदा बहादुर ऑफ पंजाब, ये सिख लीडर था, बंदा बहादुर ऑफ पंजाब was defeated and killed in Banda Bahadur of Punjab was defeated and killed in 1715-16 1715-16 ठीक है। अच्छा, जयसिंह सेकंड वॉज मेड, जो सवाई जयसिंह था, आमेर का राजा, इसी ने जयपुर बसाया था। जयसिंह सेकंड वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मालवा, वाइल अजीत सिंह ऑफ जोधपुर, गवर्नर को क्या कहते थे? सूबेदार। वाइल अजीत सिंह ऑफ जोधपुर was appointed as the governor of Gujarat, Next point, peace with the Marathas continued. In his time, the economic and financial situation, किसके टाइम की बात करिए? फारुखसियार। In his time, the economic and financial situation continued to get worse, continued to become worse, और फाइनेंशियल सिचुएशन और खराब होती चली गई। अब उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जागीर और मनसब के मैटर और खराब हुए, जागीरों के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, उनकी इनकम घट गई, और उस चीज़ का इफेक्ट ये हुआ कि जमींदारों पे कंट्रोल कम हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन उससे अफेक्टेड हुआ, तो आय कम हो गई, इनकम कम हुई, खर्चे बढ़ते रहे। ठीक, अच्छा, फारुखसियार continued intrigues against the benefactors. Continued intrigue, INTRIGUE, intrigue मतलब शरारत करता रहता था। Continued intrigue, INTRIGUE, intrigue against the promoters. promoters कौन थे? ये दोनों। तो सत्ता के जिस समय फारुखसियार गद्दी पर बैठा, या जिस समय उसे गद्दी पर बिठाया गया, सिंस वेरी डे उसके बीच में
और इन सैयद ब्रदर्स के बीच में तनातनी हो गई। फारुखशियार उस पोजीशन के लिए तैयार नहीं था, रबर स्टाम्प बनने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ही स्टार्टेड कॉन्स्पायरिंग, इंट्रीगिंग अगेंस्ट सैयद ब्रदर्स, और उसे बार बार वो माफ कर देते थे। इंट्रीग किसके साथ करते थे? सैयद ब्रदर्स के विरुद्ध मुगल दरबार में। बेशक सैयद ब्रदर्स की पोजीशन सबसे अच्छी थी, लेकिन सैयद ब्रदर्स के भी विरोधी थे। सैयद ब्रदर्स हेडेड द हिंदुस्तानी पार्टी। 3 गुट थे दरबार में। पार्टी वैसे नहीं मॉडर्न सेंस में, 3 गुट थे अधिकारियों के। एक तो हिंदुस्तानी पार्टी थी सैयद ब्रदर्स की, और एक ईरानी पार्टी थी, और एक तुरानी पार्टी थी। तो जो सैयद ब्रदर्स थे उनकी पोजीशन बेशक अच्छी थी, लेकिन दे वर नॉट कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द डेंजर। उनके लिए खतरा हमेशा रहता था, और बादशाह उन दोनों पार्टियों के साथ साठगांठ करता रहता था। तो दे कंटिन्यू टू पार्डन हिम अगेन एंड अगेन। लेकिन फिर ये हुआ कि अंततः उन्होंने उसको हटाने का निर्णय ले ही लिया। ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड। सीधे सीधे दरबार में उसके बाल पकड़ के घसीट कर उसे जेल में बंद कर दिया, उसको अंधा कर दिया। देन ही वॉज किल्ड। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स ने फिर इसको हटा ही दिया। किसको? फारुखशियार को। क्योंकि अगर इसकी कॉन्स्पिरेसी सक्सेसफुल हो जाती तो सैयद ब्रदर्स के अपने लिए खतरा पैदा हो जाता। तो दे पिक्ड, देखिए, आफ्टर द डेथ ऑफ फारुखशियार, after the death of Farrukhsiyar, Sayyid brothers promoted 2 princes of the ruling family, need not know their names, उनके नाम जानने की जरूरत है। 2 princes of the Mughal ruling family। प्रिंसेस बहुत थे, रानियां बहुत होती थी, बच्चे खूब होते थे। ठीक है, तो गद्दी के वारिसों की कोई कमी नहीं थी। 2 princes of the Mughal ruling family were promoted one after another. 2 princes of Mughal ruling family were promoted one after another. लेकिन दोनों ही बेचारे ऊपर पहुंच गए अपने आप ही। इसमें सैयद ब्रदर्स की कोई कमी नहीं थी। तो उनकी डेथ हो जाती, जो गद्दी पे बैठता था उसी की डेथ हो जाती थी। And then they picked another prince for the throne. कब? 1719 में। 1719 में तीसरे राजकुमार को गद्दी पे बिठाया गया। And he was मोहम्मद शाह रंगीले। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीले, RANGILE। मोहम्मद शाह रंगीले को गद्दी पर बिठाया गया। ठीक, कब? 1719 में। तो 1719 से ही रूल्ड अप टू 1748। मोहम्मद शाह रंगीले को गद्दी पर तो 3 बादशाह को गद्दी से उतारा या मारे गए 1790, और 3 गद्दी पर उसने बिठाई। ठीक है, एंड इट वॉज इन हिज टाइम, देखिए, इट वॉज इन हिज टाइम दैट सैयद brothers were defeated and killed in 1720. Sayyid brothers were defeated and killed in 1720 by the other court parties. Darbari Gut, other court parties led by Nizamul Mulk and Muhammad Amin Khan. कब हुआ चेंज? 1720 में।
तो सैयद ब्रदर्स डोमिनेटेड द कोर्ट पॉलिटिक्स फॉर 7 years। कितने साल तक डोमिनेट किया? 1713 से 1720 तक। उन्हें किंग मेकर्स भी कहा जाता है। सैयद ब्रदर्स वर गिवन द नेम ऑफ किंग मेकर्स, बट देयर एंड केम अबाउट 1720। ठीक है। और जो अपोजिट 3 पार्टी थी, 3 गुट थे, एक हिंदुस्तानी, एक तुरानी और एक ईरानी। ईरानी कौन थे? जो मुगल ऑफिसर्स ईरानियन मूल के थे। लिखिए, द ऑफिसर्स ऑफ ईरानियन ओरिजिन, such as सादत खान, मुर्शिद कुली खान, ये ईरानियन ऑफिसर्स थे। और ईरानियन ऑफिसर्स मोस्टली कौन से धर्म को मानते थे? शिया थे। देवर शिया। निजामुल मुल्क and Muhammad Amin Khan were the Turani. Nizamul Mulk and Muhammad Amin Khan were the Turani officers. Turani का मतलब, they came from Central Asia. They were of Central Asian origin. In 1720, Muhammad Amin Khan became wazir. Muhammad Amin Khan became the wazir. वजीर का पद खाली हो गया ना? अच्छा। एंड निजामुल मुल्क एक्वायर्ड 6 सूबाज ऑफ डेक्कन। दक्कन के 6 सूबों का सूबेदार बन गया। निजामुल मुल्क एक्वायर्ड the 6 सूबाज ऑफ डेक्कन। 6 सूबाज ऑफ डेक्कन। तो निजामुल मुल्क 6 सूबों का सूबेदार बन गया। निजाम बहुत ही एक ब्रिलियंट ऑफिसर था, समझ लीजिए। निजाम वॉज ए ब्रिलियंट ऑफिसर। लिख लीजिए, निजाम वॉज ए ब्रिलियंट ऑफिसर। ही वॉज सीरियसली इंटरेस्टेड in improving the conditions in the Mughal Empire. He acquired an additional office of wazir. He acquired an additional office of wazir in 1722. 1722, but he became displeased with Muhammad Shah. से नाराज हो गया। मोहम्मद शाह रंगीले, he got displeased with मोहम्मद शाह रंगीले। नाराज हो गया। क्यों? क्योंकि उसे अपेक्षा थी, he expected support from the Mughal emperor in bringing out the reforms. रिफॉर्म्स में उसकी सपोर्ट की जरूरत थी, जो कि उसे नहीं मिली। मुगल एम्परर चापलूसों से घेरे रहते थे। निजाम वास्तव में बहुत सीरियसली इंटरेस्टेड था, इसीलिए उसने डिमांड की कि मुझे वजीर बनाओ। उसी समय वो 6 सूबों का सूबेदार भी था, लेकिन नाराज होकर बिना कुछ कहे अपना रेजिग्नेशन लिखकर, बिना कुछ बोले चुपचाप हैदराबाद चला गया। कब? 1724 में। निजाम फाउंडेड हिज स्टेट ऑफ हैदराबाद इन 1724। पहला डिसइंटीग्रेशन है। निजाम went away to Deccan and established his Hyderabad state in 1724. 1724।
तो हैदराबाद स्टेट में कितने सूबे थे? 6। तो 6 सूबे मुगलों के हाथ से ऐसे निकल गए। इन द मीन टाइम, नेक्स्ट पैरा लिखिए, इन द मीन टाइम सादत खान, ये सादत खान was made the Subadar of Awadh, was made the Subadar of Awadh in 1721, made the Subadar of Awadh in 1721. Slowly and gradually, he consolidated his position. He consolidated his position and also captured the territories of Kada. Kada मतलब इलाहाबाद. Captured the territories of Kada, K-A-R-A, Kada और इलाहाबाद, and became almost independent by 1739. Became almost independent by 1739. Almost independent by 1739. जब उसकी डेथ हुई 1739 में, तो लगभग आजाद ही था, नाम के लिए वो मुगल ऑफिसर था, ठीक है। एट द सेम टाइम मुर्शिद कुली खान, ये वाला मुर्शिद कुली खान started carving his kingdom of Bengal. He had been appointed as the Subadar of Bengal in 1713. He had been. सैयद बदर्स ने अपनी पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए उसको सूबेदार बनाया था। बंगाल में दूर फेंक दिया उसे, इसलिए कि दिल्ली की राजनीति से अलग रहे। तो ही वॉज अपॉइंटेड एज द सूबेदार ऑफ बंगाल इन 1719। कब? 1713 में। इन 1719 ही वॉज गिवन द सूबा ऑफ उड़ीसा। He was given the additional charge of Suba of Orissa. किसने दिया? सैयद बदर्स ने। उसको खरीद लिया एक तरह से। He was given the additional charge of Orissa. अब वो कहाँ का सूबेदार हो गया? बंगाल एंड उड़ीसा का, ठीक है। बिफोर हिज डेथ इन 1727, आपको ये डेट ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। Before his death in 1727, he had created a very strong and efficient state in Bengal. Created an efficient and strong state in Bengal. After him, his successor Sujauddin added Orissa, added Bihar सूबा। इसने बिहार सूबा को ऐड कर लिया और बिहार वॉज एडिड परहैप्स इन 1731 और 33। देख लीजिएगा, मैं बता दूंगा फिर आपको। बिहार को इसलिए ये बन गया BBO, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। मुर्शिद कुली खान डाइड इन 1730, ये सुजाउद्दीन खान डाइड इन 1739। And he was succeeded by Ali Wardi Khan. He was succeeded by Ali Wardi Khan from 1740 to 56.
जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब करेंगे तो इसे डिटेल में करेंगे। अलीवर्दी खान ने 20 लगभग 16 साल तक शासन किया, 40 to 56, 16 साल तक शासन किया। इसका जो ग्रैंडसन था, मैटरनल ग्रैंडसन सिराजुद्दौला था, जिसको अंग्रेजों ने प्लासी की लड़ाई में मार दिया था। तो रियल ब्रेकडाउन ऑफ द मुगल एम्पायर टुक प्लेस इन द टाइम्स ऑफ मोहम्मद शाह रंगीले। ये म्यूजिक में, राग रंग में ज़्यादा रहता था, म्यूजिक का बहुत शौकीन था, इसीलिए इसका नाम रंगीले पड़ गया था। और नेग्लिजेंट था, जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उन्हें सपोर्ट नहीं करता था। कोर्ट में जो चपचे होते थे, चापलूस होते थे, उनसे घिरा रहता था। ठीक है, अच्छा, तो एक तो अवध का राज्य बन गया, एक बंगाल का राज्य बन गया, और एक बन गया हैदराबाद का राज्य। ठीक है, इन हिज टाइम, ये 2 पॉइंट और लिख लिए, टाइम तो हो गया। इन हिज टाइम द मराठास established their control over Malwa and Gujarat. Their control over Malwa and Gujarat was Gujarat in the times of Baji Rao first. In the time of Maratha Peshwa Baji Rao first. बाजीराव फर्स्ट का टाइम लिख लीजिए 1720 to 40। नाम सुना होगा आपने बाजीराव का। ही वॉज ए ग्रेट जनरल। बाजीराव ने मुगलों से गुजरात और मालवा के सूबे छीन लिए। तो 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14 सूबे इस तरह से गए। इन 1738-39 नादिर शाह द ईरानियन एम्परर 20 to 40। In 1738-39 नादिर शाह इन्वेडेड, ईरानियन एम्परर था ये, नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली। He defeated the Mughal army near Karnal. And took away huge amount of wealth, including the peacock throne, ये तख्त ताउस कहते थे, peacock throne। Nadir Shah invasion exposed the weaknesses of the Mughal Empire. He captured the Subas of Kabul, Lahore. He took away the Subas of Kabul, Lahore and Multan. Next para. Jats captured the territories of Agra Suba. Jats captured and expanded the territories of Agra Suba. Thus, with the death of Bahadur, by the time Muhammad Shah Rangile died, कब 1748 में, by the time Muhammad Shah Rangile died, Mughals empire remained confined to Delhi and Red Fort. Mughals empire got confined to Delhi and Red Fort. पालम तक ही राज्य रह गया इनका, दिल्ली टू पालम। ठीक है, और इस तरह से मुगल साम्राज्य का वास्तविक जो डिसइंटीग्रेशन है, आप देख लो, गिन लो सूबे।
ये 6 और 3 9 और 3 12 है, 2 मराठों ने ले लिए, 3 वो ले गया, आगरा का सूबा, 1 दिल्ली रह गया फिर, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज ए फॉर्मेलिटी। अब आगे आने वाले जो राजा थे उनके राज्य में कुछ ऐसा था नहीं, इट वॉज ए फॉर्मेलिटी। उसे कल हम एक सेरिमोनियल एंड कर देंगे, फटाफट फटाफट, 2 पेज का भी काम नहीं, 1 पेज में सब निपट जाएंगे, ठीक है। एंड देन टुमारो विल डिस्कस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द पावर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी और उन्होंने अपनी पावर को कैसे आगे बढ़ाया, ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बताइए। ये जो टर्म्स हैं इनको पढ़ के आइए इसमें ध्यान से, और कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कल मैं इन्हें एक एक करके, मुझे इसकी लिस्ट बना लीजिए, एक एक करके मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जमींदार, जागीरदार, मनसब, ये सारी बहुत सारी टर्म्स मैंने आज यूज किए हैं, तो धीरे धीरे यू विल बी कंफर्टेबल, ठीक है।